सुबह का समय था। अजय अपने घर से बाहर निकलकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। तभी उसका छोटा भाई, जिसका नाम किशन था, वहां भी पहुंच गया। भैया, अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है। कल तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरे खेत का हिस्सा बदलकर उसे अपने खेत में जोड़ लिया। आखिर यह कैसा न्याय है? अरे, तुम आखिर किस हिस्से का जिक्र कर रहे हो? ये जमीन तो मेरे ही खेत में शामिल है, समझ में आया? भैया, पिताजी ने साफ साफ कहा था कि यह हिस्सा मेरा है, मेरा। फिर भी तुम अपने अधिकार से इसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं छोटा हूँ, पर दबूंगा नहीं, समझे? आहा, तो फिर ठीक है। पिताजी ने बंटवारे में मेरे साथ जो बेईमानी की है, उसका हिसाब मैंने लिया है। मैंने कोई नया काम नहीं किया। अचानक गांव का जमींदार भी वहां आ पहुंचा। बस करो, अब शर्म करो। एक छोटे से खेत के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो और अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? अपना झगड़ा तुरंत खत्म करो। जमींदार की बात सुनकर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया। अजय अपनी मूर्तियां बनाने के काम में व्यस्त हो गया। वह पत्थर से बहुत सुंदर मूर्तियां तराशता था, जिन्हें गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे। उसका यह कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। किशन ने भी अपने हिस्से की फसल और व्यापार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वह चांदी के बर्तनों का व्यापार करता था। अगले दिन अजय दूसरे गांव के बाजार में अपने हाथ से बनी मूर्तियां लेकर खड़ा हो गया और ग्राहकों को अपनी मूर्तियां बेचने के लिए आवाजें लगाने लगा। मूर्तियां लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां लो। जो भी खरीदेगा उसे बहुत सस्ते दामों में बेचूंगा। इतने सस्ते दामों में आपको ऐसी सुंदर मूर्तियां कहीं नहीं मिलेंगी। मूर्तियां मूर्तियां मूर्तियां, सस्ती सस्ती मूर्तियां लो। तब वहीं पर किशन भी अपने बर्तन लेकर आ जाता है और वह भी अपने बर्तन बेचने के लिए आवाजें लगाने लग जाता है। बर्तन लो, चांदी के बर्तन लो, नहाई थी खूबसूरत बर्तन लो। ऐसे बर्तन आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे, बर्तन लो। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक उन दोनों के पास आकर खड़े हो गए। एक ग्राहक अजय से पूछ बैठा, ये बताओ, क्या ये मूर्ति तुमने बनाई है? हाँ हाँ, ये मूर्ति मैंने ही अपने हाथों से बनाई है। वाह वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है तुमने। तुम्हारी कारीगरी तो बेमिसाल है। तुम यह मूर्ति मुझे अभी दे दो। फिर वह आदमी अजय को कुछ पैसे देता है और मूर्ति लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर किशन के पास भी कुछ ग्राहक आते हैं, जिनमें से एक औरत किशन से कहती है, भैया, एक बर्तन कितने का दे रहे हो आप? मुझे यह चांदी का बर्तन चाहिए, जो बड़ा वाला है। बहन, यह बर्तन 20 रुपए का है। यह चांदी का बर्तन है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ठीक है भैया, यह बर्तन मुझे दे दो। तभी वह औरत बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अजय के पास जो ग्राहक आया था, वह भी वहाँ से चला जाता है। तभी अजय की नजर किशन पर पड़ती है और वह उसके पास आता है और आकर किशन से कहता है, अरे किशन, तुम्हें बर्तन बेचने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? अरे जाकर किसी और गांव में बर्तन क्यों नहीं बेचते हो, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़े। जब देखो तब मेरे आसपास ही मंडराते रहते हो। अरे भाई, शक्ल तो मुझे भी तुम्हारी पसंद नहीं है, तो तुम क्यों नहीं चले जाते किसी और गांव, किसी और बाजार में अपनी मूर्तियां बेचने के लिए? अरे, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से मेरी बराबरी करना चाहते थे। जैसे ही मैंने काम धंधा शुरू किया, तुम भी काम धंधा करने लगे। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा धंधा मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। यह तुम्हारी गलतफहमी है। बर्तनों के कारोबार में बहुत मुनाफा होता है। देखना, बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊंगा। और ये तुम्हारी बेकार सी मूर्तियां कौन खरीदेगा? बर्तन तो हर कोई खरीद लेता है। कुछ देर बाद किशन और अजय झगड़ने लगे। झगड़े के बाद वे दोनों अपने अपने रास्तों पर चल दिए। उस दिन के बाद दोनों भाई रोज इसी बाजार में आते, अपने बर्तन और मूर्तियां बेचते और फिर चले जाते। एक दिन किशन अपने आप से बोला, भैया हमेशा मुझसे पहले बाजार पहुंच जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले बाजार पहुंचूं। क्यों ना मैं जंगल वाले रास्ते से जाऊं, जिससे मैं जल्दी बाजार पहुंच सकूं। वहीं अजय भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक काम करता हूँ, कल मैं जंगल वाले रास्ते से गांव के बाजार जाऊंगा और जल्दी से मूर्तियां बेचकर वहाँ से वापस आ जाऊंगा, ताकि मुझे उस किशन की शक्ल न देखनी पड़े। अगली सुबह दोनों बहुत जल्दी उठ गए। किशन बर्तन लेकर और अजय कुछ मूर्तियां लेकर घर से बाहर निकल गए। वे दोनों नहीं जानते थे कि दोनों ने ही एक ही रास्ता चुना था। अजय मूर्तियां लेकर बहुत तेज कदमों से जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल के एक स्थान पर रुककर वह अपने आप से बोला, किशन के चक्कर में मुझे बहुत जल्दी चलना पड़ा। अब मैं थक गया हूँ, चलो कुछ देर आराम करता हूँ। अजय ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक उसे दूर से किशन आता हुआ दिखा। वह देखकर अजय पूरी तरह हैरान रह गया। किशन भी अजय को देखकर दंग रह गया और जोर से बोल पड़ा, अरे, क्या तुम मेरे दिल की बात पढ़ सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगल वाले रास्ते से गांव के बाजार जा रहा हूँ? किशन इतना ही कह रहा था कि जंगल में उनके पास एक बड़ा सा हवेली जैसा मकान था, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अचानक उस मकान से एक बारीक आवाज उनके कानों में सुनाई देने लगी, लड़ो मत, तुम दोनों लड़ने के लिए नहीं बने हो। अब तुम दोनों इस हवेली के अंदर आ जाओ। यह सुनकर दोनों भाई पूरी तरह से चकित रह गए। अरे भैया,
क्या जो मैंने सुना वह मेरा भ्रम था? पता नहीं रहे छोटे, लेकिन उस हवेली के अंदर से कुछ तो बेहतर आवाज आई है। कोई तो बात है उस हवेली में। क्या हुआ भैया, तुम उस हवेली को इतनी गहराई से क्यों देख रहे हो? ना जाने क्यों छोटे, मुझे यह हवेली कुछ परिचित सी लग रही है। अरे भैया, क्योंकि यह हमारे गांव के करीब है और तुम इस रास्ते से हजारों बार गुजर चुके होगे, इसीलिए यह जगह परिचित लगती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इतना कहकर किशन वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद अजय भी वहाँ से चला गया। हवेली के अंदर 5 समाधियां बनी हुई थी। अचानक एक समाधि के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उस द्वारे में एक बुरी औरत प्रकट हो गई, जिसकी आंखों में गहरा गुस्सा था और वह बोली, अब समय आ गया है हिसाब चुकाने का और उससे अपना बदला लेने का। ये कहते ही वह बुरी औरत वहाँ से गायब हो गई। दूसरी ओर बाजार में अजय और किशन अपनी मूर्तियां और बर्तन बेचकर शाम तक अपने घर वापस लौट आए। अगली सुबह अजय फिर से मूर्तियां लेकर बाजार जाने लगा। तभी किशन ने उससे पूछा, क्यों, क्या आज भी तुम उसी हवेली वाले रास्ते से जाओगे? हाँ जाऊंगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो छोटे, अगर कल मैंने तुमसे ठीक बात की थी तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों एक हो गए हैं। अपने काम से काम रखो और मेरे पीछे फालतू सवाल करके मत घूमो। इतना कहकर अजय मूर्तियां लेकर जल्दी जल्दी हवेली के रास्ते से निकल गया। किशन गुस्से में अपने आप से बोला, अरे ये भाई अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें लगता है कि मैं डरकर उनसे सवाल कर रहा हूँ। अरे मैं किसी से नहीं डरता। आज मैं भी उसी हवेली के रास्ते से गांव जाऊंगा। किशन भी उसी रास्ते से निकल पड़ा। जैसे ही किशन हवेली के करीब पहुंचा, अचानक उसके कदम रुक गए। वह हवेली को ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल हवेली के अंदर से उसी रहस्यमय प्रवेश की भारी आवाज टकराई। अपने आप को पहचानो और अपने भाई से झगड़ा मत करो। उस आवाज को सुनकर किशन पूरी तरह डर गया और तेज कदमों से वहां से भागते हुए बाजार की ओर निकल गया। हे भगवान, अब मैं उस हवेली के पास फिर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे गांव पहुंचने में कितना भी वक्त क्यों न लगे। उस हवेली के अंदर बनी समाधियों में से एक समाधि से दोबारा काला धुआं उठा और उसी धुएं के बीच वह भूरी औरत फिर से प्रकट हो गई। इसके बाद वह किशन के पीछे पीछे बाजार की ओर चल दी। उसी दौरान बाजार में अजय और किशन अपनी मूर्तियां और बर्तन बेचने में व्यस्त थे। थोड़ी ही देर बाद वह भूरी औरत अजय के करीब पहुंची और उसे बड़ी गौर से देखने लगी। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले कभी अपने गांव में नहीं देखा और न ही आसपास के किसी गांव में। तुम कौन हो? मेरा नाम राधा है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। तुम्हारी मूर्ति बहुत ही सुंदर है। तुम्हें मूर्तियों को बनाने का शौक कब से है? यह मुझे कुदरत की तरफ से मिला हुआ तोहफा है। बचपन से ही मैं खूबसूरत मूर्तियां बनाता आया हूँ, इसलिए मैंने इसी हुनर को अपना कारोबार बना लिया। तो फिर तुम्हारे पास जरूर बहुत सारा धन होगा। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, क्योंकि मेरी बनाई हुई मूर्तियां अधिक कीमत में नहीं बिकती, लेकिन फिर भी मेरा गुजारा ठीक से हो जाता है। अगर मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे तुम एक रात में अमीर बन जाओ तो कैसा लगेगा? यह सुनकर अजय पूरी तरह चौंक उठा और हैरानी से बोला, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी आप बात कर रहे हैं? हवेली है वह जगह, हवेली। इतना कहकर वह भूरी औरत किशन की तरफ चल पड़ी और वहां पहुंचकर उसने किशन के बर्तनों की ओर देखकर किशन से कहा, तुम्हारे ये बर्तन बहुत अद्भुत सुंदर हैं। मुझे लगता है कि आसपास के इलाकों में ऐसे बर्तन नहीं देखे जाते। प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम राधा है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। अच्छा सुनो, इतने सुंदर बर्तन तुम कहाँ से लाते हो? ये मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। हाँ, फिर तो तुम बहुत ही धनवान होगे, क्योंकि ये बर्तन लोग बहुत ज्यादा खरीदते होंगे और तुम्हें इससे खूब मुनाफा होता होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे बर्तनों के दाम बहुत कम हैं। लोग तो बर्तन लेते हैं, लेकिन कम दाम की वजह से मैं अमीर नहीं हो सकता। लेकिन मेरा गुजर बसर बहुत अच्छा चल रहा है। आप पूछ क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता सकती हूँ, जिससे तुम सच में अमीर बन जाओगे। तुम जंगल में जो टूटी फूटी हवेली है वहाँ आ जाना। हाँ, एक बात और, अपने भाई अजय को भी साथ लेकर आना। तुम अकेले अमीर नहीं हो पाओगे, इसलिए अपने भाई को साथ जरूर लाना। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। मैं इस हवेली में आकर कैसे अमीर हो सकता हूँ? क्योंकि इस हवेली के अंदर खजाना छुपा हुआ है, जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। हाँ, एक बात और याद रखना कि तुम वहाँ अकेले मत आना, अपने भाई अजय को साथ लेकर ही आना। अगर खजाना लेने आऊंगा तो अकेला आऊंगा। मैं इस खजाने से अपने बड़े भाई को एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये कड़वा सच है। खजाना तुम दोनों मिलकर ही पा सकते हो, वरना तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। सोच लो, अगर सारी जिंदगी अपने दिल में अपने भाई के लिए नफरत लेकर घूमते रहोगे तो जीवन भर गांव गांव घूमकर बर्तन ही बेचते रहोगे। इतना कहकर राधा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। किशन गहरी सोच में खो गया। शाम के समय किशन और अजय अपने घर लौट आए।
अजय किशन के पास जाकर गंभीर अंदाज में बोला। ऐ किशन, जो औरत मेरे पास आई थी, मैंने उसे तुम्हारे पास जाते हुए देखा था और तुमसे बातें करते भी। बताओ, आखिरी बात वह तुमसे क्या कह रही थी? किशन ने कुछ देर अजय को देखा, फिर धीरे धीरे वह सारी बातें उसे सुनाने लगा। क्या बात कर रहे हो किशन? सच बताऊं तो मुझे तो वह बड़ी ही रहस्यमयी औरत लग रही थी। किशन, ये बताओ, क्या उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुमने उसे पहले कहीं देखा हो? हाँ, एक पल के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ था भाई कि जैसे मेरा उस औरत से कोई जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अच्छा, अब आप बताइए, क्या आप आधी रात को जंगल वाली हवेली जाएंगे? क्योंकि राधा ने कहा था कि खजाना हम दोनों मिलकर ही पा सकते हैं। बताइए, क्या आप चलने को तैयार हैं? देखो किशन, मेरा ख्याल है अब हमें अपनी लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। शायद उसकी बातों में कुछ सच्चाई हो। चलो जंगल वाली हवेली चलते हैं, खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं और फिर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। इतना कहकर राधा समाधि के सामने की तरफ इशारा करके कृष्ण और अजय से कहती है, इस जगह पर देखो, वहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा। फिर अजय और किशन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया। काफी समय तक खुदाई करने के बाद नीचे से अजय की बनाई हुई मूर्तियां निकली। ये सब देखकर अजय पूरी तरह से हैरान रह गया और फिर किशन ने घबराते हुए अजय से कहा, भैया, ये तो वही मूर्तियां हैं जो तुम बनाते हो। ये मूर्तियां यहाँ पर कैसे आई? ये देखकर अजय हैरान रह गया और वह राधा की तरफ देखने लगा। मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे हैं। तुम जो दूसरी समाधि के आगे जगह है, उस जगह पर भी खुदाई शुरू करो। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। फिर किशन और अजय ने दूसरी समाधि के आगे भी खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ देर खुदाई करने के बाद वहाँ पर किशन के बनाए हुए चांदी के बर्तन मिले। ये सब देखकर अजय को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, अब मुझे सारी बात समझ आ गई है किशन। इस हवेली के अंदर कोई खजाना वगैरह नहीं है। यह मामला कुछ और ही है। जमीन के नीचे मेरी बनाई हुई मूर्तियां और तुम्हारे ही बनाए हुए चांदी के बर्तन कैसे हो सकते हैं? ऐ बुढ़िया, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? हमें साफ साफ सच बताओ। फिर राधा उन समाधियों की तरफ इशारा करती हुई उनसे बोली, तुम्हें पता है ये जो समाधियां हैं किसकी है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता ये समाधियां किसकी है। भला हमें कैसे पता होगा ये किसकी समाधियां है? ये समाधियां तुम दोनों की हैं। दोनों भाई पूरी तरह चौंक गए। अगले ही पल राधा ने अपनी शक्ति से उन दोनों पर अपना जादू चला दिया, जिससे अजय एक समाधि पर गिर गया और किशन दूसरी समाधि पर जा गिरा। जैसे ही वे दोनों समाधियों पर गिरे, अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोशी की हालत में चले गए। बेहोशी की अवस्था में किशन और अजय की आंखों के सामने कुछ चित्र चलने लगे। ये उन दोनों के अतीत की सुबह का दृश्य था। अजय अपने घर के आंगन में बैठकर एक सुंदर मूर्ति तैयार कर रहा था। तभी उसकी माँ राधा मुस्कुराती हुई वहां आई और उससे कहने लगी, बेटा, तुम राजकुमार सूरज की मूर्ति बनाने में इतने व्यस्त हो गए हो कि न खाने की परवाह है न पीने की परवाह। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। दूसरी ओर अजय का छोटा भाई किशन भी राजकुमार सूरज को भेंट देने के लिए चांदी के सुंदर सुंदर बर्तन बना रहा था, जो सबसे अलग हों, ताकि राजकुमार उन्हें पसंद करके उसे भी ढेर सारा सोना उपहार में दे, जिससे वह भी धनवान हो जाए। माँ, मैं और भाई दोनों कल राजा विक्रम सिंह के महल जाएंगे और राजकुमार सूरज को यह मूर्ति और बर्तन भेंट में देंगे, जिसके बदले में वे हमें ढेर सारे इनाम देंगे अगर उन्हें हमारी यह भेंट पसंद आ गई। जितनी मेहनत से हम दोनों ने इन्हें तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें यह जरूर पसंद आएंगे। फिर अगली सुबह अजय और किशन दोनों राजकुमार सूरज के पास अपनी भेंट लेकर घर से निकले। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक साधु मिला, जो उनसे बोला, बेटा, तुम दोनों राजकुमार सूरज के पास अपनी भेंट लेकर मत जाओ। अगर उन्हें कोई भी चीज अपने से ज्यादा खूबसूरत लगती है तो वह उसे खत्म कर देते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे ये उपहार बहुत पसंद आए तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो कोई उनके पास खूबसूरत भेंट लेकर गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं आया। साधु महाराज, आप पता नहीं वैसे क्या कह रहे हैं। मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। हमने इतनी मेहनत से राजकुमार सूरज के लिए उपहार बनाए हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें न दिया जाए। हम तो उन्हें देकर ही वापस आएंगे। साधु ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय और किशन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वह तोहफे लेकर महल की तरफ चल पड़े। वहां जाकर राजकुमार सूरज से कहा, राजकुमार सूरज, मैं और मेरा छोटा भाई किशन आपके लिए ये तोहफे लेकर आए हैं। ये मूर्तियाँ और ये चांदी के बर्तन। यह मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है और ये चांदी के बर्तन मेरे भाई किशन ने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाए हैं। ऐसे तोहफे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इतने सुंदर तोहफे हैं। हाँ, ये तो वाकई बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ और चांदी के बर्तन हैं।
इन्हें मैं अपने महल में सजाऊंगा। जी राजकुमार, इस तरह की मूर्तियाँ और चांदी के खूबसूरत बर्तन आपके महल में पहले कभी नहीं आए होंगे। हमने आपको इतने खूबसूरत तोहफे दिए हैं। किशन की ये बात सुनकर राजकुमार सूरज बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। मैं इनके ये तोहफे स्वीकार नहीं करूंगा। ये क्या समझते हैं कि हमारे पास इनसे ज्यादा सुंदर तोहफे नहीं हैं? हमारे पास इससे भी बेहतरीन और अधिक सुंदर तोहफे मौजूद हैं। तुमने सही कहा बेटा, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इन्हें क्या सजा दी जाए? पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इनकी मृत्यु ले ली जाए, ताकि ये आज के बाद कभी मूर्तियां न बना सकें और इनकी बनाई हुई मूर्तियां किसी के पास न रहें। राजकुमार सूरज और उनके पिता विक्रम सिंह की बातें सुनकर अजय और किशन दोनों बहुत परेशान हो गए। तभी किशन ने डरती हुई आवाज में कहा, राजकुमार सूरज, अगर आपको हमारे ये तोहफे पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कृपया हमारे प्राण मत लीजिए। हमारा आपको तोहफे देने का मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। हम दिल से आपकी सेवा और सम्मान के लिए ये तोहफे लेकर आए थे। आपसे विनती है कि हमें क्षमा कर दें और हमें अपने घर वापस जाने दें। वहाँ पर किशन और अजय का एक दोस्त भी था जो राजकुमार सूरज के पास काम करता था और उनके महल की सफाई आदि करता था। वह भी वहीं खड़ा था। उसने विक्रम सिंह से कहा, महाराज, आप इन्हें जाने दें। इनसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इनसे अनजाने में ये भूल हो गई है। मैं इन्हें जानता हूँ। ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और ये किसी का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों ने हमारा मजाक उड़ाया है। सिपाहियों, अभी इन दोनों को यहीं पर खत्म कर दो। सिपाही उसी समय तलवार से उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे किशन और अजय वहीं पर ही मर जाते हैं। यह सब उनका दोस्त देख रहा होता है, जिसने पहले राजा से कहा था कि उन्हें छोड़ दो। वह तुरंत भागता है और जाकर किशन और अजय की माँ को बुला लाता है। महाराज, आपने ये क्या किया? मेरे दोनों जवान बच्चों को आपने मार डाला। वे तो आपके लिए तोहफे बनाकर लाए थे और आपने उल्टा उनकी जान ले ली। चुप कर रे बुढ़िया। सिपाहियों, इस बूढ़ी औरत की भी यहीं पर हत्या कर दो। ये बहुत बकवास कर रही है। इसे अभी खत्म कर दो। जैसे इसके बेटों को मारा है, वैसे इसे भी मार दो। महाराज के आदेश के बाद सैनिकों ने कृष्ण और अजय की माँ राधा पर भी तलवार से हमला किया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। ठीक उसी समय अचानक एक साधु प्रकट हो जाता है। वही साधु जिसने पहले कृष्ण और अजय को राजमहल में तोहफे देने से मना किया था। वह साधु विक्रम सिंह से कहता है, महाराज, आपने अच्छा नहीं किया। आपने बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। आपको इसका हिसाब भगवान को देना पड़ेगा। अब बस कीजिए, और कितने बेगुनाह लोगों की जान लेंगे? महाराज विक्रम सिंह के सिर पर खून सवार था। साधु की बातों से वह और भी भड़क उठा। क्रोध में उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस साधु को भी यहीं पर खत्म कर दो। महाराज विक्रम सिंह, आज तुमने हम सबको खत्म कर दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, किशन और अजय वापस आएंगे और लौटकर अपना हिसाब चुकाएंगे और तुम्हारा अंत करेंगे। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं। जो आएगा आ जाए, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। सिपाहियों, तुम क्या देख रहे हो? इस साधु को भी खत्म कर दो। जैसे ही सिपाही साधु पर हमला करने लगे, उससे पहले ही साधु ने अपना जादू महाराज विक्रम सिंह के बेटे राजकुमार सूरज पर चला दिया। जादू लगते ही राजकुमार सूरज वहीं पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर सिपाही क्रोधित हो उठे और तत्काल साधु पर हमला कर दिया। सैनिकों ने साधु को भी यहीं पर खत्म कर दिया। इस दौरान किशन और अजय का दोस्त, जो राजमहल में सफाई का काम करता था, वह भी वहाँ मौजूद था। सिपाहियों ने उसे भी मार डाला। अब मुझे किशन और अजय का इंतजार रहेगा। जब वे दोनों दूसरा जन्म लेकर आएंगे, तब मैं उन्हें फिर से खत्म करूंगा और अपने बेटे का बदला लूंगा। सिपाहियों, तुम इन सब लाशों को जंगल में जो हवेली है वहाँ ले जाकर दफना दो और अपने बेटे की लाश को मैं खुद अपने महल में ही दफन करूंगा। फिर सैनिक उन 5 लाशों को, कृष्ण, अजय, उसकी माँ, साधु महाराज और उसका दोस्त, इन 5 लाशों को जंगल में जो हवेली थी उसके अंदर दफन कर देते हैं। तभी इसी दौरान किशन और अजय की आंखें खुल जाती हैं और वो वापस होश में आ जाते हैं। अजय अपनी माँ राधा से कहता है, माँ, मुझे और किशन को अब सब कुछ याद आ गया है। कैसे उस राजा ने हमारे साथ इतना जुल्म किया था। भगवान ने हमें दोबारा जन्म दिया है, वही बदला लेने के लिए। अब हम उस राजा को नहीं छोड़ेंगे, उसे जान से मार देंगे। अजय इतना कह ही रहा था कि अचानक वहाँ पर वही साधु और उसका दोस्त जो पिछले जन्म में थे, वो दोनों वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। मुझे पता था बेटा कि तुम दोनों को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई ताकि तुम्हें सच का पता चल सके जो हमारे साथ पिछले जन्म में हुआ था। अब तुम उस राजा को खत्म कर देना, फिर ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, आप फिक्र ना करो, मैं और भैया दोनों मिलकर उस राजा को खत्म कर देंगे। बेटा, अजय और किशन, उस राजा को खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार प्रकट करके दूंगा जो केवल तुम्हारे लिए ही बनी है। फिर उससे तुम उस राजा पर हमला करना, जिससे वो वहीं पर ही जलकर भस्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें अभी अपने जादू से सीधे राजमहल के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि राजमहल के अंदर जाने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
फिर वो साधु अजय को तलवार प्रकट करके दे देता है और अपनी शक्ति से सीधा राजमहल के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर राजा विक्रम सिंह गुस्से से बोलता है, अजय किशन, मैं तुम्हारा ही कितने समय से इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओ और कब मैं तुम्हारा खात्मा करूं और अपने बेटे का बदला लूं। नहीं नहीं राजा विक्रम सिंह, अंत हमारा नहीं, अंत तुम्हारा आया है। अब हम तुमसे अपना और अपनी माँ का, साधु महाराज का और अपने दोस्त का सबका बदला लेने के लिए आए हैं और अब तुम्हारा खात्मा करके ही जाएंगे। इतना कहकर अजय तलवार से राजा विक्रम सिंह पर हमला कर देता है, जिससे वो कुछ ही लम्हे में जलकर भस्म हो जाता है। फिर अजय और कृष्ण वापस अपने घर आ जाते हैं और जैसे पहले पिछले जन्म में वो मिलकर एक दूसरे के साथ रहते थे, वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ उसकी माँ, साधु महाराज और उसके दोस्त की आत्मा को शांति मिल जाती है।